नमस्कार साथियों, जीके जीएस एमसीक्यू फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। ए में ऑक्सीजन की क्षति होती है, बी में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सी में उष्मा का अवशोषण होता है, या फिर डी उष्मा निकलती है। तो देखते हैं इसका सही जवाब। उष्मा निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, उष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा जो है उस अभिक्रिया के द्वारा बाहर उत्सर्जित होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे आप माचिस की तीली को जलाते हैं, तो माचिस की तीली को अगर आप जलाते हैं तो उसके अराउंड जो है थोड़ी सी गर्मी पैदा हो जाती है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसके उलट अगर आप देखें तो जैसे बर्फ़ के टुकड़े को अपने हाथ पर आप रखते हैं तो वो आपके हाथ से उष्मा को ग्रहण करती है और वो बर्फ़ पिघलना शुरू होता है। अब कैसे आप समझें ग्रहण करती है, तो आप थोड़ी देर जिस जगह पर बर्फ़ को रखेंगे और फिर जब बर्फ़ हटाएंगे तो वो स्थान जो है आपको अन्य शरीर के स्थान की अपेक्षा ठंडी महसूस होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उष्मा क्षेपी में उष्मा जो है वो बाहर निकलती है। जैसे किसी चीज़ को, कागज़ को आप जलाएंगे तो कागज़ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी, तो ये उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अगला जो प्रश्न है आज का, जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। और आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए में इंसुलिन, बी में इंटरफेरॉन, सी में HGH, या फिर डी TSH। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि का नाम इंटरफेरॉन है। तीसरा जो प्रश्न है, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है, ए में मलेरिया, बी में डायरिया, सी में पोलियो, डी में रेबीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पता करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मतलब मलेरिया जो है बुखार, इसमें बार बार कपकपी के साथ बुखार आता है। इसके साथ साथ और भी इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जैसे प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब लगातार पसीना का आना, हेडेक, काफ़ी सिर में काफ़ी तेज होता है, बॉडी एक होता है, पूरी शरीर में दर्द होती है, साथ ही वॉमिटिंग एंड नॉजिया, उल्टी और ऐसा महसूस होता है। ये सारे लक्षण अगर मिलते हैं, साथ में कपकपी के साथ बुखार आती है, तो इसे मलेरिया कहा जाता है। मलेरिया बुखार के लक्षण इसे कहे जाते हैं। अगला है 4 नंबर का, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मतलब केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए में मोलस्का, बी में निडोरिया, सी में ऑर्थोपोडा, या फिर डी प्लेटीटेलिमेंथिस। तो साथियों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको अपने लिए इन वीडियो के PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। मतलब केकड़ा जो है ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आज का, XO क्रोमोसोम असामान्यता है। ऑप्शन दिया गया है, ए में डाउन सिंड्रोम का, बी में टर्नर सिंड्रोम का, सी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, या फिर डी एडवर्ड सिंड्रोम का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट्स में रहता है। ऑप्शन है, ए में DNA और RNA दोनों,
बी ना डीएनए ना आरएनए, सी केवल डीएनए या फिर डी केवल आरएनए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ना तो डीएनए ना ही आरएनए। आज का 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है ए में एगेरिकस, बी में बीस्ट, सी में ब्यूकर या फिर डी पीथियम। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि डबल रोटी या ब्रेड जो बनाने में कवक का प्रयोग किया जाता है, और कवक किस तरीके से डबल रोटी को बनाता है। तो होता क्या है, जब डबल रोटी के लिए आप डो बनाते हैं तो उसको सानने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद, पानी के साथ मिक्स करने के बाद उसमें आपको एक कवक मिलाया जाता है। और कवक क्या करता है कि जब वो श्वसन की प्रक्रिया करता है, किण्वन इसे कहते हैं, तो जब श्वसन की प्रक्रिया करती है तो श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, और उसी के वजह से आपकी डबल रोटी जो है वो फूली फूली नज़र आती है। तो इसमें देखते हैं सही जवाब। तो डबल रोटी बनाने के लिए बीस्ट नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए में बीसीजी, बी में डीपीटी, सी में एचआईवी या फिर डी वेरिसेला। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है आज का, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में सही कथन है? इसमें एस्ट्रोजन होता है, बी में इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, सी में इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, या फिर डी प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग में वृद्धि करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में पोरीफेरा, बी में इकाइनोडर्मेटा, सी में मोलस्का या फिर डी पिसीज मत्स्य वर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। 11 नंबर का प्रश्न है आज का, विटामिन जो स्टेरॉयड है, और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन B12 या फिर डी विटामिन डी। और सही जवाब है विटामिन डी जो है वो एक स्टेरॉयड है। 12 नंबर का प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? और ऑप्शन दिया गया है ए में कोयला, बी में पवन चक्की, सी में प्राकृतिक गैस या फिर डी पेट्रोलियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। 13 नंबर का प्रश्न है आज का, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में करोली इरेकी, बी में एडवर्ड जेनर, सी में जोहान मेंडल या फिर डी कैरी मुलिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करोली इरेकी को जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। अगला है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए में द्रविड़, बी में ऊर्ध्वका, सी में बेसर या फिर डी नागर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वका शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम इत्यादि में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और वीडियो में जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। 15 नंबर का प्रश्न है आज का, ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है, और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में बराक ओबामा, बी में प्रियंका चोपड़ा, सी में नेल्सन मंडेला या फिर डी मिल्खा सिंह। तो इसका सही जवाब है बराक ओबामा। अब बराक ओबामा कौन थे आपको पता है? बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे। मतलब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को।
अगला जो है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर होता था? और ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए में 10, बी में 50, सी में 25 या फिर डी में 20। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 50। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान के उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? और ऑप्शन दिया गया है, ए में कॉर्नवालिस, बी में साइमन, सी में इरविन या फिर डी में क्रिप्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण भारतीय सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध के लिए शुरू किया था। 18 नंबर का प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? और ऑप्शन है इसका, ए में जदूर, बी में कर्मा, सी में पाइका या फिर डी संथाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाइका। पाइका लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर यह नृत्य किया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? और ऑप्शन आपका दिया गया है, ए में अनुच्छेद 227, बी में अनुच्छेद 329, सी में अनुच्छेद 325 या फिर डी अनुच्छेद 324। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। अगला है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है इसमें, ए में सार्वजनिक विधेयक, बी में निजी विधेयक, सी में धन विधेयक या फिर डी कोषागार या ट्रेजरी विधेयक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजी विधेयक। 21 नंबर का प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन है, ए में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, बी में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, सी में न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन और डी में न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 22 नंबर का प्रश्न है आज का, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? और ऑप्शन दिया गया है, ए में अधिकेंद्र, बी में गुरुत्व केंद्र, सी में अवकेंद्र या फिर डी विवर्तनिक या टेक्टोनिक केंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवकेंद्र। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। अगला है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में 1986, बी में 1856, सी में 1966 और डी में 1976। इसका सही जवाब है 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? और ऑप्शन दिया गया है, ए में 52वां संशोधन, बी में 54वां संशोधन, सी में 44वां संशोधन या फिर डी 42वां संशोधन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? और ऑप्शन दिया गया है, ए में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश, बी में राज्य विधायिका, सी में राज्य के राज्यपाल या फिर डी जिला समाहर्ता कलेक्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधायिका। और अंतिम प्रश्न है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है, ए में इक्विटीज एंजल, बी में इक्विटीज डार्लिंग, सी में प्रमुख किराएदार, डी में वास्तविक हस्तांतरी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इक्विटीज डार्लिंग। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते सबसे पहले एक लाइक कर दें और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक बार फिर से धन्यवाद।